वेलकम बैक गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम किसी को न्यूजीलैंड से लेके आए हैं। ये एक्चुअली कनाडा आने वाले थे, देन ही चेंज्ड हिज प्लान टू न्यूजीलैंड। सो ही विल टेल यू व्हाई ही चेंज्ड हिज प्लान एंड ऑल, बट वो न्यूजीलैंड में है तो आपको न्यूजीलैंड के सारे बेनिफिट्स देंगे कि कोई स्टूडेंट वहां जा रहा है तो क्या क्या चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए, स्टडीज, देन आपका जो भी पार्ट टाइम एंड ऑल नॉट, वो जो भी सारी चीजें होती है वो सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। एंड स्टेप बाय स्टेप विल कंटिन्यू। ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो एंड देन लेट्स स्टार्ट। हाय जय। मैं अभिषेक। मैं बेसिकली बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बट मेरा प्लान था, ड्रीम था मेरा कि मुझे मास्टर्स करनी थी। तो मैं बैचलर्स करके और किसी और फील्ड में, बैचलर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में किया। देन मैं बिजनेस फील्ड में आ गया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 2023 24 तक मैंने बिजनेस किया। देन मैंने स्टडी अब्रॉड का प्लान स्टार्ट किया। तो मेरी सिस्टर आयरलैंड में रहती है, मैंने सबसे पहले वहां मूव होने का सोचा। बट वहां पे स्पाउस वीजा थोड़ा टफ था कि आपको वर्क वीजा लेना होगा, उसके बाद होगा। बट मेरे प्लान्स अलग थे। देन मैंने कनाडा मूव किया कि मैं कनाडा चलता हूँ। कनाडा में ऑलमोस्ट वीजा फाइल करने में था। तो जैसे जनवरी 2024 में एक इमिग्रेशन का रूल आया कि आप स्पाउस वीजा हम बंद कर रहे हैं, या फिर कनाडा के लिए थोड़ी इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो गई थी कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने वेट किया, मेरे पास में 3 कॉलेजेस का ऑफर था, कॉनेस्टोगा, हम्बर, और एक कॉलेज और था, मैं नाम भूल गया उसका। तो मैंने काफी सारी फीस पे की वहां के लिए। बट फिर मैंने लोन अप्रूव करवा लिया। बट मैंने फिर बैक स्टेप लिया। फिर न्यूजीलैंड मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन मिला कि जहाँ पे मैं स्पाउस वीजा के साथ जा सकता हूँ। और कंपैरेटिवली कनाडा में जिस फीस में आप पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में जाते हो, उसके अंदर की फीस में आप यहाँ पे मास्टर डिग्री कर सकते हो। ओह दैट्स गुड। क्योंकि सेम आप डॉलर कंपेयर करोगे तो ठीक है कि कनाडा न्यूजीलैंड का डिफरेंस होगा। बट आप पे रेशियो में देखते हो तो कनाडा न्यूजीलैंड में वो बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है अभी 20 घंटे काम कर सकते हैं, और नवंबर से 25 आवर्स काम कर सकेंगे। तो और यहाँ का जो मिनिमम पे है वो 23.5 है करंटली। वो आगे बढ़ जाएगा, मे भी आगे बढ़ जाएगा। तो अभी न्यूजीलैंड को इमिग्रेंट्स की जरूरत है, तो वो लोग अपने स्टूडेंट वीजा और काफी ईज कर रहे हैं, और वर्क वीजा लोगों को अभी दे रहे हैं। तो इसलिए 25 वर्कर्स कर दिए, जो नवंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मेरा स्पाउस वीजा था। उसके बाद मैं वेदर को लेके थोड़ा सा अनश्योर था कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वहाँ की जो गर्मी है, आप अचानक से हार्श वेदर में चले जाते हो जहाँ पे -20 -30 भी जा सकता है। तो वो स्नो कभी देखी नहीं है। तो वो भी एक रीजन था। बट कनाडा ऑब्वियसली बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है, और आपकी इंडियन कम्युनिटी आपको अच्छे से वहां मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आपके नोन मिल जाते हैं, आपको अच्छा कल्चर मिलता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ के जब रिसर्च स्टार्ट किया कि चलो अब ठीक है, कनाडा नहीं जा रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, तब वहां पे क्या आपको अच्छा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा, सबसे बड़ी सिटी जो है वो ऑकलैंड है। जैसे कनाडा में टोरंटो और वैंकूवर होगा, वैसे है। बट मैं रह रहा हूँ वेलिंगटन में, जो ऑकलैंड के नेक्स्ट लेवल की सिटी है, उसके जस्ट बाद की हमारा दिल्ली, बॉम्बे बॉम्बे है, वैसे है। तो यहाँ पे जो आप इंडियन क्राउड देखना चाहोगे तो इतना नहीं है यहाँ पे। तो मेरा मेन फोकस ये भी था कि थोड़ा सा जब आप बाहर जा रहे हो तो एक्सपोजर भी लो। आप सिर्फ एक कंफर्ट जोन में नहीं रहो कि आप अपने लोगों के बीच में ही रहोगे तो आप सीखोगे कुछ नहीं। जैसे बट अपने लोगों में एक अच्छी बात ये होती है कि जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने बहुत सुना कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए टफ है, फुल टाइम जॉब के लिए टफ है। ऑब्वियसली टफ है, आप दूर से देख रहे हो सब कुछ टफ है। बट जब आप अंदर, जब उस सिनेरियो में जाते हो, आप खुद अपनी फाइट करना स्टार्ट करते हो, तब आप कुछ ना कुछ निकाल लेते हो अपने लिए। मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 25 मार्च दिस ईयर 2025। और फर्स्ट जॉब मेरे हाथ में थी 9 अप्रैल को। जो मेरे साथ में जितने लोग आए थे, सब मुझे बोल रहे थे यार बहुत टफ है, कुछ नहीं हो रहा। मेरे हाथ में थी, क्योंकि मैंने वो पानी में कूदने के बाद में हाथ पैर चलाने चालू कर दिए थे, लोगों को रीच करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इंडियन कम्युनिटीज में मैसेज डाले, फेसबुक ग्रुप्स में मैसेज डाले
कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे को 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे को लोगों ने रीच किया। वो एडवांटेज था आपके लिए, राइट? तो आप स्टडी वीजा पे नहीं गए थे, आप वर्क परमिट पे गए थे डायरेक्ट? नहीं, मैं गया स्टडी वीजा पे ही, क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा था मुझे उस फील्ड में कंटिन्यू नहीं करना। मुझे वापस बैक टू आईटी आना था। कि लोग कहते हैं कि एक टफ है, 30 ईयर्स के आसपास किसी के लिए भी फील्ड चेंज करना टफ है। बट मैंने मेरे दोस्तों को बोला था कि ऐसे नहीं होता है, देख मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। होपफुली मैं जब जॉब ले लूंगा तब मैं ये बोलूंगा कि मैंने कर लिया। बट स्टिल मैं अभी जैसे मास्टर ऑफ आईटी पढ़ रहा हूँ, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप से कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कि जरूरी नहीं है कि आप 30 के हो गए हो तो आप फील्ड चेंज नहीं कर सकते हो। राइट। तो आपने आके कोर्स चेंज किया, तो वो टाइम पे तो पार्ट टाइम किया होगा ना, जब आप जॉब कर रहे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे तब? नहीं, अभी मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। अभी मैं मेरा 6 मंथ हुआ है मेरी स्टडी को, और नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 में मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। मैं अभी भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ। जब मेरी आईटी में फुल टाइम जॉब लगेगी तब मैं मान लूंगा कि मैंने चेंज कर लिया है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी आपका पार्ट टाइम ही चल रहा है, और पार्ट टाइम आपका पार्ट टाइम चलो। आपको मिल गया था जैसे आप आए थे वैसे? हाँ हाँ, मतलब विद इन 2 वीक्स मुझे मिल गया था। राइट। और कहाँ काम करते हो आप पार्ट टाइम एज ए? मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहां पे सुपरवाइजर के जॉब पे वर्क कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। सो वहां पे इंडियन कम्युनिटी है आप जहाँ रहते हो? इतनी ज्यादा नहीं है जैसे आपने कहा? उतनी ज्यादा नहीं है, आप कंपेयर करोगे ऑकलैंड से तो उस लेवल पे नहीं है। बट आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, आप अलग अलग लोगों से बात करते हो, हर हर कंट्री, हर रीजन के लोग, हर आपको एशियन मिलेंगे, आपको अफ्रीकन्स मिलेंगे, आपको अमेरिकन्स मिलेंगे, सब सब लोग यहाँ मिल जाएंगे आपको। स्पेसिफिकली इंडियंस नहीं है। तो इंडियंस की कम्युनिटी है। तो आप आप हर चीज को नए तरीके से सीखते हो। नहीं, दैट्स रियली नाइस यार। उसके अलावा जब आप अकोमोडेशन के लिए गए थे, तो अकोमोडेशन का कैसा था? घर मिलना, रेंट कितने हैं? मैंने अकोमोडेशन, मुझे डाउट था, इस चीज का डर भी था, क्योंकि आजकल मार्केट प्लेस पे हम लोग सुनते रहते हैं कि लोग फ्रॉड करते हैं, आपसे एडवांस में पैसा लेते हैं, फिर आपको शायद वहां जाके कुछ और सिनेरियो मिलता है। बट मैं इस टाइम में शायद बहुत ज्यादा लकी था। मैंने मार्केट प्लेस से अपना घर ढूंढ लिया था, और उस बंदे से मैं वीडियो कॉल पे मैंने घर देखा। मैं ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता था। मैंने उसको बोला था कि मैं अभी पैसा नहीं डलाऊंगा। जो मेरा हाउस ओनर है वो मलेशियन है। तो उसने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं तो अभी तुझे पैसा नहीं दूंगा, मैं वहां पे आने के बाद में ही तुझे दूंगा। बट ये श्योर है मैं दूसरी प्रॉपर्टी नहीं देख रहा हूँ। तो मैंने मार्केट प्लेस से घर ढूंढा, और मैंने लोकेशन वाइज देखा कि मुझे मेरे कॉलेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। मैं शायद रेंट थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। तो जो लोग थोड़ा सा आउटस्कर्ट में रह रहे हैं उससे मैं वीकली $25 to $30 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। बट मुझे मेरा बस का और ये इतना पे नहीं करना पड़ता। अरे पहले तो तो डॉलर का वैल्यू कितना है, कैनेडियन डॉलर, और इसमें कितना फर्क है? आप आईएनआर में कंपेयर करोगे, जो अभी करंटली न्यूजीलैंड डॉलर है वो 52 के अराउंड चल रहा है। और कैनेडियन आई थिंक सो 62 या 63 होगा। 62 के पास आसपास ही है, उसके इर्द गिर्द 62 to 63 की। हाँ, तो ये इतना फर्क है। बट आप मिनिमम वेज पे कंपेयर कर सकते हो कि आपका वो डिफरेंस वहां कवर हो जाता है। राइट राइट। आपका रेंट कितना है? बाई वीकली है, मंथली है, कैसा है? मेरा बाई वीकली रेंट है जो $200 पर वीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी अलग रहता है, आपका जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस घर में, वो सब इसमें इंक्लूड है। आपका क्लीनिंग, टॉयलेटरीज हो गया, और वाइटरीज जो होती है, जो आप वाइट किचन में जब यूज लेते हो, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ये सब। बट मेरा ऑनर बहुत अच्छा है। क्या बात कर रहे हो, शुगर और ये सब भी इंक्लूडेड है? इवन इवन मैं आपको बताऊं कि जब मैं आया हूं ना, मैंने फर्स्ट टाइम ग्रोसरी लाया है, ठीक है, उसके बाद मैं अभी तक ग्रोसरी नहीं लाया हूँ। क्योंकि जो हाउस ओनर है वो बोलता है यार मैं तुझसे छोटे छोटे चीजों के क्या पैसे लूंगा, तू मस्त बना खा, कुछ अच्छा बनाए तो मुझे भी खिला देना। नहीं, वो तो आपका पर्सन है ना, अगर दूसरे को जगह पे कोई पर्सन जाता है तो वहां पे किस तरीके का होगा? नहीं, ये चीजें लोग रखते हैं। जैसे आपका रेंट है, मान लो कि 180 है पर वीक, तो वो $20 या $25 हर टेनेंट से वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिसमें आपकी क्लीनिंग एक्सेसरीज हो गई, हम्म। और जो किचन में जो कॉमन चीज होती है, हाँ। जो आप जो ऑयल हुआ, शुगर हुआ, और सॉल्ट हुआ, कुछ मसाले हुए, जो आप कॉमन यूज कर रहे हो, वो सब उसमें इंक्लूड कर लेते हैं वो लोग। मोस्टली ऐसा होता है, सब जगह पे नहीं है। इंडियन इंडियन कम्युनिटी में आप जाओगे, आप उनके यहाँ पे साथ रहने की कोशिश करोगे, तो वहां पे ये चीज नहीं है। वो लोग
आपको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पे के साथ में, जो आप समझो कि $15 सिंगल डाइट का आपको एक कॉस्ट आता है, अगर आप उनके साथ में फूड शेयर करना चाह रहे हो। पर टाइम $15? पर टाइम, पर टाइम। अच्छा, तो मतलब जितना आपने बताया 180 पर वीक, तो 720 पर मंथ हुआ मतलब उस हिसाब से। तो पर मंथ हो गया, करेक्ट। इसमें आपका फूड फूड चलो, ग्रोसरी थोड़ी बहुत आ गई, रहने कहने का आ गया, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, वो अलग से है। जो एक एक पर्सन के लिए ना मंथली काउंट होता है वो, तो $40 to $45 मंथली हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। 40 to चलो 50 पकड़ लेते हैं ना यार मैक्सिमम। हाँ, $770 आपका हुआ, न्यूजीलैंड डॉलर्स, आपका पूरा यूटिलिटी, आपका रेंट, हाँ इतना। जी, हाँ जी। और वाईफाई वाईफाई सब इंक्लूडेड इसमें, थोड़ा बहुत वो ग्रोसरी। सब इसमें हो गया, वो सब आ गया। कनाडा के बराबर ही है भाई, एक तरीके से देखने जाओ तो। प्रीमियम इलाकों के अलावा जाओगे तो इतना कनाडा में भी इतना ही होगा, बट आपका थोड़ा बहुत ग्रोसरी का पार्ट भी आ जा रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का ग्रोसरी आता है, हाँ बट वो बट बहुत बेसिक है, उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते, बट वो आपकी डेली रूटीन की चीजें हैं। ग्रोसरी कितनी की है, चलो बताओ मुझे। ग्रोसरी अगर आप लेने जाते हो बनाते हो तो कितना होता है? ग्रोसरी थोड़ी मुझे यहाँ पे कॉस्टली लगती है, पता नहीं, मैं, एक इंडियन माइंडसेट भी होता है हमारा, इसलिए हमें कॉस्टली लगती है। कॉस्टली बट लगती आप बट जो आप 5 केजी आटे का बैग लाते हो, मैं एक इन जनरल टर्म में बताता हूँ, 5 केजी आटे का बैग लेके आते हो, वो आपको $10 $12 का पड़ रहा है। और चावल का बैग ला रहे हो, वो सेम आपको $2 $3 केजी के हिसाब से मिल जाएगा आपको। और मैं अभी जो ग्रोसरी लाता हूँ, ठीक है, तो एवरेज $25 अ वीक, इतना मैं स्पेंड करता हूँ ग्रोसरी पे। 25 into 4 $100 हो गए आपके। तो हम्म। 7 7 चलो 800 पकड़ लेता हूँ आपका, जो रेंट और ये सब आपने बोला वो। फिर आपका मैं 150 ले लेता हूँ चलो ग्रोसरी का। उसके अलावा कार है। हाँ, मतलब ये तो मैक्स हो गया। हाँ, ये तो मैक्स मैक्स ही पकड़ रहा मुझे हूँ। भी कार नहीं है, मुझे भी नीड ही नहीं है। राइट। हाँ। बस पास होगा, कुछ ऐसा होगा ट्रैवलिंग के लिए? हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड बनता है, जैसे एक स्नैपर कार्ड बनता है यहाँ पे, जो सबके लिए सेम है। बट आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टूडेंट आईडी के साथ में उस पर 25% डिस्काउंट ले सकते हो ईच राइड। और यहाँ पे बसेस का ऐसे भी है कि पीक आवर्स होते हैं, तब आपको नॉर्मल फेयर से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे कोई फेयर $1 चल रहा है, जब पीक आवर्स आते हैं, जब मॉर्निंग और इवनिंग, तब आपको उसी $1 का मे बी $2 पे करना पड़ता है। ओ आई सी। ओके, अगर पास है तो पे और करने की जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर फिर स्टूडेंट का डिस्काउंट लगता है, जो फाइनल फेयर आ गया उस पर 25% डिस्काउंट आता है। तो फेयर सबके लिए सेम है, बट आपका अगर स्टूडेंट कार्ड है तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। आई सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, मैं समझ गया। ओके ओके, चलो। वो तो आपका शायद यूनिवर्सिटी की फी के साथ ही इंक्लूडेड होगा। जो कार्ड है, नहीं, कार्ड के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना। कार्ड अब नॉर्मली सिर्फ ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर सकते हो, और सिर्फ आपको अपना कार्ड, जो स्टूडेंट आईडी है, वो शो करना है कि आप स्टूडेंट हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो कितना होता होगा बस में आपका, कितना होता होगा अराउंड? अब बस में अगर जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो वीकली 2 दिन जाना है कॉलेज, तो मेरा एक वीक में $8 to $10 स्पेंड हो जाता है। चलो वो तो कुछ भी नहीं है। $10 अगर हम लेंगे, चलो टेन। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। 20 भी लेंगे तो भी $100 पकड़ लेते, चलो ना, उसके फाल ऐसे ही पकड़ लेते हैं 100। फिर बाहर अगर आप, आपका बाहर का कैसा एक्सपोजर है? जैसे मेरा जो जॉब है वो बहुत नियर बाई है, ठीक है, मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जाता हूँ। बट अगर कोई और जा रहा है, जैसे उसको बस पकड़ के जाना है, तो उसका वीकली जो एक्सपेंस है, आप अपनी कार्ड में लोड लोड करते हो, तो आप मान के चलो $20 से $25 वीकली उसका बस कार्ड पे एक्सपेंस आता है। जैसे मेरे दूसरे स्टूडेंट से भी बात होती है, तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली लगता है कंपैरेटिवली दूसरी सिटीज या कुछ देखता हूँ मैं। इसलिए मैं $100 ले लिया। तो अभी तक आपका जितना भी आपने बोला, फूड हो गया, रेंट हो गया, बस का हो गया, और तो क्या ही खर्चे होंगे स्टूडेंट में। स्टूडेंट में ना बाहर खाने का मन नहीं करता एक्चुअली। आप बाहर क्या ही स्पेंड करोगे आप। मैं आया हूं, अभी तक मैंने बाहर 2 बार मैंने खाया। एक बार सबवे गया हूँ, और एक बार एक इंडियन फूड स्नैक था, एक मैं वहां गया हूँ, दैट्स इट। तो वहां पे भी आप जाते हो तो आप सिर्फ अपने सिंगल पर्सन के लिए आप $15 स्पेंड कर देते हो। आप कुछ भी, एक अच्छा मील खा लो, कुछ भी कर लो, $15 लग जाता है।
और इवन आप अगर किसी के साथ में बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हो, आपको फुल फुल मील लेना है, फुल डिनर के लिए जा रहे हो आप, तो आप पर पर्सन आप समझ लो $25 आपका लग जाएगा। आप इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो, इंडियन में नहीं जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो $20 से $25 लग जाता नॉर्मल है भाई, यहाँ पे भी उतना ही है, सेम है, है। इतना कुछ है नहीं। तो मतलब 1100 $1100 पकड़ लेते हैं पर मंथ, अगर आप इतना भी करने जाओगे तो, जितना आपने बोला हाँ, इतना कोई एक्सपेंस स्टूडेंट टाइम में करता नहीं है, बट कर लेता है तो इतना लगेगा। हाँ कर लेते हैं तो। और आपकी मिनिमम वेज क्या है न्यूजीलैंड डॉलर में? 23.5 डॉलर्स पर आवर? पर आवर। 5 इज योर मिनिमम वेज? आपकी इज मिनिमम वेज, राइट। अच्छा, हो तो ये तो बहुत ज्यादा है भाई कनाडा से। तो मैंने बताया ना आपको कि कनाडा से जब आप कंपेयर करोगे तब, हम अगर आईएनआर जो ऑडियंस है उसको देखते हैं, तो वो तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं ना, लास्ट में लैंड वहीं पे ही होता है। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। हम खाली हमारे एक्सपेंसेस वो कंट्री में और इनकम वो कंट्री में, बिकॉज हम इंडिया में थोड़ी खर्चने वाले हैं जाके। नहीं, वो भी सही है। तो उसका तो कंपैरिजन का सेंस ही नहीं बनता है। बट मुझे ना कनाडा की एक चीज पता नहीं है जो यहाँ पे है। जैसे आप जो टैक्स पे करते हो, हाँ। तो आप एज ए स्टूडेंट भी टैक्स पे करते हो। जो आपकी फर्स्ट इनकम 14,000 तक की है, उस पे आप 10% टैक्स पे करते हो। तो ऐसा कुछ है वहां पे? यहाँ पे तो हर चीज पे टैक्स पे करना पड़ता है, स्टूडेंट पे भी टैक्स पे करना ही पड़ता है आपको। और स्टूडेंट इनकम पे भी? हाँ हाँ, स्टूडेंट इनकम पे भी टैक्स कटता है। मुझे लगा यहाँ पे स्पेशल है। नहीं भाई, यहाँ पे भी कटता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कितना है, जितनी आपकी इनकम होगी उतना कटेगा ना। इनकम ही अगर आपकी $17-18 है तो कितना ही टैक्स कट जाएगा उसमें। हाँ, फिर भी कटेगा ना आपकी। 10% जो है वो तो वो डन है, वो कटने वाला है। चलो हम पकड़ लेते हैं, चलो 23.5 आपने बोला। आप वीक में कितना काम करते हो, मतलब मिनिमम आवर्स कितने हैं आपके लीगली? मेरे 20 आवर्स है लीगली, और नवंबर में 25 हो जाने वाले हैं। गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया अभी रिसेंटली, तो अब जो नए वीजा आएंगे उनको 25 आवर्स की लिमिट मिलेगी। तो 25 ले, तो वीकली 23.5 इंटू 25 जो हुआ 587.5। अब मैं अगर 587.5 इंटू 4 करता हूं तो होता है $2,350 कमाते हो आप पर मंथ, अगर आप हम्म। जितना उनको बोला है उतना। चलो ना 2,000 हाँ, लेते, 350 जाने दो, $2,000 पकड़ लिए। और उससे पहले का राइट। $1,100 है, तो भी आप $800-900 सेव कर रहे हो, अगर उस सेंस में भी देख। बट ना, पूरे 25 घंटे काम मिलना थोड़ा सा टफ है। जब मैं भी जब इंडिया में बैठ के सोचता था ना कि मैं शायद ऐसे कर लूंगा, मैं भी ऐसे कर लूंगा, तब इतने बचा लूंगा, ये कर लूंगा, वो नहीं होता है आपको। मिलता है मैं। मैंने अभी तक 20 घंटे सिर्फ एक बार ही टच किया है यहाँ पे आने के बाद में। एवरेज मेरा वर्क आवर्स जो है वो 14-15 इतना ही मिल रहा है। ओ अच्छा, ऐसे बोलो ना फिर तो। 23.5 इंटू 15 पकड़ते हैं, 15। अच्छा अच्छा, ओके, तो उस कंटेक्स्ट में बताना। 352 इंटू 4 करेंगे तो समझ गया। मतलब कुछ ज्यादा सेविंग होगा नहीं, मैं समझ गया। मतलब हाँ, डॉलर माइनस 1100 तो 200-300 डॉलर बचेंगे। वो मैं सोचता था वहां बैठा हुआ कि मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा। बट स्टिल, आप अगर एज ए स्टूडेंट हो, ये मेरा एक जेन्युइन सजेशन है, ये आपको नहीं है, बट कोई भी अगर देखेगा, अगर प्लान कर रहा है, उसको सजेशन है कि आप जब तक स्टूडेंट हो, आप अपने खर्चे उस तरीके के कंट्रोल रखोगे ना, तो आप उसमें भी बचा लेते हो। मैं इसमें भी बचा लेता हूँ, मैं इसमें भी अच्छा खासा बचा लेता हूँ। बच जाएगा, 100% बचेगा। और आपके आपके यहाँ पे कौन एजुकेशन किस तरीके का, एजुकेशन का क्वालिटी कैसा है? कौन से यूनिवर्सिटीज है जो टॉप है क्या नहीं? यहाँ पे गवर्नमेंट से एफिलेटेड जो मेन यूनिवर्सिटीज है वो 8 है, 8 यूनिवर्सिटीज है। जिसमें जो मेजर यूनिवर्सिटी है वो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में ये ओटागो यूनिवर्सिटी हो गया, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन हो गया। ये टॉप की 3-4 यूनिवर्सिटी में आती है। मैसी यूनिवर्सिटी हो गया, और एक जो सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, AUT, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो गवर्नमेंट से भी है और प्राइवेट में भी है वो। तो मेजरली यहाँ पे 8 यूनिवर्सिटीज है, और कॉलेजेस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो कॉलेज देखने का जो लेवल है, वो लेवल 1, लेवल 2। तो लेवल 1 वाले जो कॉलेजेस है, उनमें आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप जब पोस्ट स्टडी वीजा फाइल करना चाहते हो, क्योंकि अभी मास्टर स्टूडेंट्स को 3 साल का, अप टू 3 इयर्स पोस्ट स्टडी वीजा बोलते हैं। हाँ। जो आप 180 डिग्री का क्रेडिट होता है, एक स्कोर होता है, वो आपकी मास्टर डिग्री अच्छे से काउंट होती है 180 नंबर्स पे। उस पे आपको 3 साल का वर्क वीजा मिलता है। हम्म। और
कुछ मास्टर्स जैसे 2 साल की है, वो 240 क्रेडिट की है। तो वो यूनिवर्सिटी में देखने की जरूरत नहीं है, कि यूनिवर्सिटी में आपको हमेशा सब चीजें क्लीन एंड प्योर मिलती है। कॉलेजेस में थोड़ा देखना पड़ता है आप कौन से कैटेगरी के कॉलेज में जा रहे हो। लेवल 1 है, लेवल 2 है। तो लेवल 1 में मोस्टली कॉलेजेस आ जाते हैं। और अभी तक इतने कोई यहाँ पे स्टडी के रूल्स इतना टाइट नहीं है कि आपको कुछ कुछ गलत करोगे तो आपके साथ में ही हो जाएगा। बट ये है कि आप अपने वर्क राइट्स जो है वो मत खराब करो, आप एक्स्ट्रा काम मत करो। ये मैंने देखा है लोग करते हैं यहाँ पे। 20 घंटे लिमिट है, वो 40-40 कर रहे हैं, हाँ। कैश में काम कर रहे हैं। तो वो तो यहाँ पे भी है, सेम वैसा ही है। मतलब आई थिंक एजुकेशन लेवल वाइज देखने जाओ तो कनाडा और न्यूजीलैंड मुझे कोई ज्यादा इतना कुछ डिफरेंट लगता नहीं है, थोड़ा बहुत। जो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आती है, वर्ल्ड के जो टॉप 100 में आती है। जिसके साथ में ऑस्ट्रेलिया और कुछ कनाडा की यूनिवर्सिटीज भी है, यूएस की है। और अगर अगर 8 के 8 यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वर्ल्ड के टॉप 3 में आते हैं ये। अच्छा ठीक और है। मुझे पीआर का यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लगता है कि आप मास्टर स्टूडेंट एज एज ए मास्टर स्टूडेंट आते अभी अभी दूसरी चीज पे मुझे बारे बात करनी है, पहले वेदर के बारे में बात करते हैं। वेदर का क्या सीन है आपका? हो। वेदर के लिए यहाँ पे जैसे नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड दो है। तो आप नॉर्थ आइलैंड में वेदर थोड़ा सा न्यूट्रल देखते हो आप। इसमें बहुत हार्श सर्दी भी नहीं होती है, जिसमें कि स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे एक एक दो हिल्स है वहाँ पे, माउंट रुपेरा। वहाँ पे नॉर्थ आइलैंड में आइस होती है। बाकी जो मेजर जो ठंड बोलते हैं, जिसको हार्श वेदर बोलते हैं, वो है साउथ आइलैंड में, जो क्वींस टाउन हो गया, क्राइस्ट चर्च हो गया। बाकी यहाँ पे जो समर टाइम है, अब यहाँ पे समर टाइम स्टार्ट हो रहा है। सितंबर टू मार्च समर रहता है। और अप्रैल के आसपास से विंटर टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर में मैंने ऑल टाइम मोस्टली बारिश देखी है यहाँ पे। बारिश बहुत होती है। टेम्परेचर जाता कितना है, मैक्सिमम कितना जाता है? अभी तक मैंने जैसे 6 महीने निकाले और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया कि यहाँ पे क्या मोस्टली रहता है। तो जो गर्मी वाले दिन भी होते हैं उसमें भी 25-26 इतना जाता है। इवन सर्दियों में जो था, जो विंटर चल रही है अभी, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 11-12 के आसपास जाता। और मिनिमम 0-1, जो नॉर्थ आइलैंड की बात कर रहा हूँ। और साउथ आइलैंड में आप जाओगे तो वो -5 -6 चला जाएगा। और जो इतनी पीक विंटर है वो हार्डली 1 और 2 वीक के लिए आती है। बाकी नॉर्मल नॉर्मल चलता है। बारिश होती है एंड टाइप्स, आई गॉट इट। हाँ, बारिश चलती है। और जो वेलिंगटन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जो वर्ल्ड की सबसे विंडीएस्ट सिटी में आती है, आपको कभी कभी चलते टाइम में आपको ऐसे बैंड होना पड़ता है, क्योंकि सामने से इतना इतना विंड इतना फास्ट आता है। राइट। तो ये मुझे यहाँ का हार्श लगता है, विंडीएस्ट वेदर जो है। राइट। और नाइट कब होती है? विंटर्स में रात जल्दी हो जाती है? मैंने सनसेट देखा है 4:30 PM पे, जो अब तक का सबसे मतलब ये एवरेज है, मुझे कुछ ज्यादा इसमें चेंज नहीं लगा। बट समर में सब लोग कह रहे हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो पहले से हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि तुझे 9:30 बजे के आसपास तक भी सनलाइट दिखेगी इवनिंग में। यहाँ भी सेम है, तो उस कंटेक्स में सेम है। बट खाली वेदर का अगर टेम्परेचर देखने चले जाओ तो इट्स गुड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा। हाँ। यहाँ पे तो नॉर्मल जगह पे भी जाओगे तो -15 17 तो नॉर्मल है, इतना कुछ इतना नहीं है। माइनस में ना, लास्ट विंटर हमारा -38 पे गया है, फील्स लाइक -40। बाप रे। ये मैं ऑन, आप लोग सरवाइव कैसे करते हैं यार? उसमें बाहर काम कर रहा था मैं। -42 फील्स लाइक आई वाज आउटसाइड, आई वाज वर्किंग फॉर लाइक 6 आवर्स आउटसाइड। टफ है यार। मैं तो इतने में मेरे हैंड फ्रीज होने लगते थे। तो भाई किसी के भी होंगे, मेरे भी होते हैं। बट नॉर्मल है यहाँ पे। इट्स यहाँ वो वेदर वाइज देखने जाओगे तो इट्स नॉट वेरी गुड। सो ओंटारियो तो बेटर है यार, दूसरे प्रोविंसेस से तो लाख गुना बेटर है ये। बट यहाँ पे लास्ट ईयर इतना एक्सट्रीम चला गया था, तो पता नहीं दूसरे जगह क्या हो रहा होगा। सो या, उसके बाद हाउस मार्केट की बात करी हमने। जॉब ना, जॉब का जैसे आपने बताया फुल टाइम अभी आप आए नहीं हो, पार्ट टाइम में लोग बोल रहे डिफिकल्ट है, बट आपको जल्दी जल्दी मिल गई है। आपके सर्कल में जो लोग हैं उनका किस तरीके का सीन है? उनको जल्दी जल्दी मिल गया है? यहाँ पे ना, हाँ मतलब मोस्टली सबको टाइमली जॉब मिल गई। जो ना अपने एफर्ट्स कम कर रहा है ना, जो शाई है थोड़ा, जो लोगों को कनेक्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, उसको नहीं मिल रही है। और जो जो थोड़ा सा बेशर्म हो के यार मेरे को काम चाहिए, जो ऐसे जा रहा है उसको काम मिल रहा है। ये मैंने देखा है।
ओके ओके। सो बस यार वो तो आइडिया लग गया, वो यहाँ पे भी ऐसा ही है, वो थोड़ा हाथ पैर मारोगे, थोड़ा 1-2 महीना इधर लगता है बट लग जाता है। चलो स्टडी का लेवल भी हमने कंपेयर कर लिया, अब आप मुझे बताओ परमानेंट रेसिडेंसी के बारे में बताओ, अब ये भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग आते हैं दो या तीन तरीके के लिए आते हैं। एक आता है कोई वर्क वीजा पे आता है, और अगर स्टूडेंट वीजा पे आता है तो मास्टर्स और बैचलर्स या फिर डिप्लोमा कोर्सेज। स्टूडेंट के लिए तीन वे है स्टडी के लिए। तो सबसे मुझे सही जो वे लग रहा है, जो मुझे मिलेगी तब बात अलग है, बट मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मास्टर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पीआर काफी इजी है। यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। आपको 6 पॉइंट पीआर सिस्टम है यहाँ पे। जो आपको 6 पॉइंट जब आप कनेक्ट कर लेते हो तब आप अपनी रेजिडेंसी फाइल कर सकते हो। जो पीआर से पहले का एक वीजा है, रेजिडेंसी वीजा। रेजिडेंसी वीजा आप 2 साल होल्ड करते हो। जो आप 240 काइंड ऑफ 240 डेज ईच ईयर आप स्पेंड करते हो न्यूजीलैंड में। देन आप पीआर पीआर के लिए फाइल कर सकते हो। तो ये एक इसका स्टेप है। तो स्टूडेंट के लिए मास्टर में 5 पॉइंट उसको मिल जाते हैं अपनी मास्टर स्टडी से। जो उसको पे करने हैं 5 मिल गए। 1 पॉइंट उसको लेना है अपनी जॉब से, जो आप अपनी फील्ड की जॉब कर रहे हो। क्योंकि उसके पास में 3 साल है वर्क वीजा के। उस 3 साल में उसको 1 साल अपनी फील्ड की जॉब करनी है। तो वो अपना पीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, रेजिडेंसी रेजिडेंसी फाइल करने के लिए। और बैचलर के लिए टफ है। बैचलर डिग्री पे आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। फिर आपको 3 साल जॉब करनी है, हर एक साल का 1 पॉइंट मिलता है। तो आपको हमेशा ही एम्प्लॉयर से बना के रखनी पड़ती है कि ये कुछ भी प्लस माइनस ना हो जाए। राइट। और मैं समझ गया, 6 पॉइंट आपने बोला मास्टर्स के लिए, अंडर ग्रेड के लिए थे, और कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसा कुछ नहीं है, कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनका क्या सीन है? नहीं, पॉइंट सबके लिए सेम है और मास्टर डिग्री सबके लिए सेम है। बट यहाँ पे ये मुझे कनाडा से कंपेयरिंग में ये लगता है कि मुझे जो अच्छा लगा, मैं यहाँ आया क्यों आया, कि कनाडा में आप कुछ भी कोर्स उठा रहे हो तो आपको पीजी डिप्लोमा ही मिल रहा है। मास्टर के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे। अब शायद कम हो गई होगी। 15 ईयर स्टडी चाहिए होती थी शायद। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 15 ईयर स्टडी मतलब समझा नहीं मैं। आपको मास्टर्स कर तो आपको शायद 15 साल की स्टडी पीछे चाहिए होती थी। 4 साल की बैचलर चाहिए होती थी, ऐसा कुछ तो था जब मैंने अप्लाई किया था। नहीं बट ऐसे 4 साल की बैचलर, हाँ कुछ थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट रहता है उनका, बट ऐसा इतना भी कुछ नहीं था, मतलब मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहां पे। ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप बैचलर करने आ रहे हो, बट आपको अपनी स्ट्रीम दिखानी पड़ती है, आप जिसमें पढ़ाई करना चाह रहे हो। क्या आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिया है इसमें, या फिर आपने कोई इसमें ऐसी पढ़ाई करी है जिस वजह से आप इसमें मास्टर करना चाह रहे हो। अच्छा, वो सिमिलरिटी दिखानी पड़ती है। वो तो हमको भी दिखानी पड़ती है भाई, वो वीजा के टाइम पे ऑल्सो यू हैव टू शो, एंड जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तभी भी आपको दिखाना पड़ता है वो तो। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पे ठीक लगा। और कॉलेजेस में भी ऐसा कुछ ऐसा चेंज नहीं है, आप सेम कर रहे हो। यूनिवर्सिटी के करिकुलम्स थोड़े से चेंज होते हैं, कॉलेजेस के चेंज होते हैं। कॉलेजेस स्टूडेंट बेस पे चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको उनको आगे पाथ इजी मिल जाए। उनकी पढ़ाई 1 साल में भी हम कैसे पूरी करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी अपने स्केड्यूल पे चल रहा है, उसको 1 साल का कोर्स नहीं देना तो वो नहीं दे रहे। 1.5 साल का देना तो वो 1.5 के दे रहे हैं। कॉलेजेस फ्लक्चुएट कर लेते हैं, जैसे मेरी अभी डिग्री है वो 1 साल की है। फीस कितनी? मेरी फीस लगी